हेलो बच्चा, आज के इस लेक्चर के अंदर 11th ए का मिड टर्म का एग्ज़ाम हम सॉल्व कर रहे हैं 2023 से 24 सेशन का। तो 25 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 26 पर हम लोग आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 को ध्यान से देखिए। ये बोलता है राइट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द N2 नेगेटिव। मतलब जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पूछा गया है। क्या पूछता है? एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछता है, उसके बाद बोलता है कैलकुलेट इट्स बॉन्ड ऑर्डर एंड प्रिडिक्ट इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर। आपको बताना है कि बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या होगा और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर आपके पास क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले जब मैं N2 की बात करती हूँ, पहले N2 आपको बता देती हूँ, फिर हम N2 नेगेटिव की बात करते हैं। तो जब भी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो उसके लिए एक नाइट्रोजन को यहाँ लिखते हैं, एक नाइट्रोजन को यहाँ लिखते हैं, बीच में हम N2 की बात करते हैं। अब नाइट्रोजन की सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, आपके पास क्या होगा 1s2 2s2, आपके पास 2p3 होगा, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन में? 7 होते हैं। तो देखो 3 और 2 5 और 2 7 आपके पास हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी 1s2 2s2 2p3 आपके पास होता है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, 1s है, इसका भी 1s है, एक क्या बनाएगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएगा और एक आपके पास क्या बनाएगा एंटी बॉन्डिंग बनाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं सिग्मा 1s, और आपके पास सिग्मा स्टार 1s बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो 2s है, तो इसका 2s आएगा, इसका भी 2s आपके पास आएगा, दोनों कंबाइन करेंगे और क्या बनाएगा, एक एंटी बॉन्डिंग बनाएगा और एक बॉन्डिंग बनाएगा, जिसे हम बोलेंगे सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो 2p3, इधर भी 2p3, मतलब p ऑर्बिटल है और p के कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल आपके पास होते हैं, तीनों क्या होते हैं सेम एनर्जी लेवल पर होते हैं। ध्यान से देखो, जब हम p का डिवाइड करते हैं तो नाइट्रोजन में हमेशा क्या होता है 2 1, आपके पास 2 1 ये वाला रेशो होता है। मतलब जब आपने यहाँ पे किया, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल होते हैं जो पाई के ऑर्बिटल होंगे, फिर आपके पास सिग्मा का होता है, फिर आपके पास पाई का एंटी बॉन्डिंग बनेगा और फिर आपके पास क्या होता है सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग आपके पास बनेगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपके पास होती है नाइट्रोजन के लिए। ठीक है, तो नीचे वाले का नाम अगर मैं दूंगी तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 पाई 2px इक्वल टू पाई 2py आपके पास। ये वाला क्या होगा सिग्मा 2pz आपके पास होगा। ऊपर वाला क्या होगा सिग्मा पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py आपके पास। और आपके पास इधर क्या होगा सिग्मा स्टार 2p z आपके पास होगा। तो ये बेसिकली क्या होता है आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होता है आपके पास। ठीक है, येलो कलर ले लेते हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है N2 के लिए आपके पास। ठीक है, अगर N2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, N2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूंगी तो ऑर्डर क्या होता है, पहले क्या आया सिग्मा 1s, फिर क्या आया सिग्मा स्टार 1s, फिर आपके पास क्या है सिग्मा 2s है, सिग्मा स्टार 2s है, उसके बाद देखिए पाई 2px इक्वल टू पाई 2py है आपके पास, फिर सिग्मा 2pz है। उसके बाद देखिए पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py और आपके पास सिग्मा स्टार 2pz है। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक एनर्जी लेवल है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करते हैं उसे भी एक बार ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझना बच्चा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म है आना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एमओटी से आपसे क्वेश्चन ना पूछे। ठीक है, तो इधर देखिए आपके पास अगर मेरे पास नाइट्रोजन के पास 1s2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ पर भी 1s2 है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन है। आपको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। तो देखो 2 और 2 4, पहले 2 इधर आएंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 4 हो गए। फिर यहाँ पर भी इसके दो कितने बनेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, ये भी हमने फिल कर दिया। इसके बाद देखो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से है, 3 इलेक्ट्रॉन पाई के इधर से हैं, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हुए। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग क्या करेंगे, पहले हर ऑर्बिटल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 और 6। मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन किस में है 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s स्टार के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s के अंदर 2 है, सिग्मा स्टार 2s के अंदर 2 है। उसके बाद पाई के अंदर कितने हैं 2 इसमें है, 2 इसमें है और उसके बाद इसमें भी 2 आपके पास है। और आगे वाले जो ऑर्बिटल आपके पास है
ठीक है, वो ऑर्बिटल आपके पास क्या है, यहाँ पे खाली है, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो आपके पास है। ठीक है, तो ये डायग्राम किसका है, N2 का है। लेकिन जब हम N2 नेगेटिव की बात करते हैं, आपके पास N2 नेगेटिव की बात करेंगे, ध्यान से देखना बेटा, N2 नेगेटिव की बात करेंगे, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन आपके पास ज्यादा होना। तो जितने भी आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन है, टोटल टोटल हमने 14 इलेक्ट्रॉन भरे थे। नेगेटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हो गए, 15 हो गए। तो जो आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है उसमें एक इलेक्ट्रॉन को आपने और ऐड कर दिया, तो अब ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो N2 नेगेटिव के लिए आपके पास बनेगी, और यही आपके पास क्या होगा, आंसर होगा। ध्यान में देना, नाइट्रोजन के अंदर हमेशा आपके पास 2 1 2 1 वाला रेशो आपके पास होता है। ठीक है, ऑक्सीजन फ्लोरीन के अंदर ये चेंज आपके पास देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझना बेटा। इसके बाद देखो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए जब भी हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है तो आपके पास 1/2 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के अंदर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग के अंदर, और आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हैं, ये वाला बॉन्डिंग है विदाउट स्टार वाला, ये वाला भी बॉन्डिंग है, इधर ये भी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है। तो देखो 2 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आप लिखोगे 1/2 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में देखो आपके पास 2, ये 4 और एक यहाँ पर है 5। तो 10 में से 5 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बनेगा, 5/2 बनेगा। मतलब यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो N2 नेगेटिव के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2.5 है। अब देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, आपके पास डाया मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कैसे करेगा, पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर आपके पास शो करेगा। और अगर सारे के सारे पेयर्ड होते, क्योंकि देखो नाइट्रोजन N2 के अंदर सारे पेयर्ड थे, तो N2 कैसा था, आपके पास डाया मैग्नेटिक था। लेकिन N2 नेगेटिव, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, तो वो आपके पास क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक आपके पास हो गया। क्लियर है। तो ये आपके पास क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको सबसे ज्यादा जो यहाँ पे प्रैक्टिस करनी होती है बेटा, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और एक सिंपल कार्बन का भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपको आना बहुत जरूरी है, स्पेशली लास्ट वाले 3 है, ये इनका एमओटी डायग्राम है, हर बच्चे को करके जाना है पेपर देने से। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपको बोलता है कि अकॉर्डिंग टू वेस्पर थियरी ड्रॉ द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। आपके पास 3 मॉलिक्यूल दिए हैं, आपको शेप बतानी है। ठीक है, ये H2 नहीं है, यहाँ आपके पास ये वाटर है भाई। ठीक है, H2O है, वाटर का पूछा गया था। तो देखो वेस्पर थियरी आनी है बेटा पेपर में, 100% यहाँ से क्वेश्चन आना है, तो इसको ध्यान से समझना। हमें किसका निकालना है, SF4 का निकालना है। अब कैसे निकालते हैं, आपको बॉन्ड पेयर पता होना चाहिए, लोन पेयर पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो बॉन्ड पेयर क्या है, सल्फर से कितने फ्लोरीन अटैच है, 4 फ्लोरीन अटैच है, और एक फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होता है, मतलब बॉन्ड पेयर कितना है, 4 आपके पास है। ठीक है, अब देखो लोन पेयर, लोन पेयर कैसे निकालते हैं, आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस में बॉन्ड पेयर, अपोन में कितना करना होता है, 2 करना होता है। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, हाइड्रोजन फैमिली, इधर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और इधर क्या है, नोबल गैसेस है, आप यहाँ पे नियोन कर लीजिए। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके पास क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब देखो सल्फर किस में आता है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, ऑक्सीजन फैमिली में आता है, तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। तो आप क्या लिखोगे, 6 - 4 अपोन में 2, कितना बनेगा, 2/2, मतलब कितना बनेगा, 1। मतलब यहाँ पर आपके पास बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4 हैं, लोन पेयर आपके पास बचा कितना है, 1 आपके पास है, ये सिचुएशन आपके पास है। और जब जब बॉन्ड पेयर 4 होते हैं, लोन पेयर आपके पास सिंगल होता है, तो आपके पास शेप कैसी बनती है, सी सा शेप आपके पास बनती है। कैसे बनाओगे, ये आपके पास सल्फर बनाओगे, इधर आपके पास फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, ये आपके पास फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, 4 बॉन्ड पेयर, इधर आपके पास क्या आएगा, लोन पेयर। तो बेसिकली ये आपके पास क्या होती है, इसकी शेप होती है।
क्लियर है? आगे बढ़े। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अगला देखो BrF5 आपके पास है, तो सेम मैनर में हमें निकालना है। तो ब्रोमीन इसके लिए देखो आपके पास क्या बनेगा, इधर देखो। आपके पास क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपके पास BrF5 है। अब देखो बॉन्ड पेयर कितने, 5 फ्लोरीन है तो 5 बॉन्ड पेयर हो गए बेटा। अब ब्रोमीन के अंदर देखो, ब्रोमीन किस में आता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आपके पास आता है सेवंथ फैमिली, सेवंथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास होते हैं। ठीक है, क्योंकि 17th फैमिली के अंदर ये आपके पास आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 माइनस में 2, सॉरी 5 अपोन में कितना 2, कितना बनेगा 2/2, मतलब कितना बना 1 बना। मतलब यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने हैं, 5 हैं। लोन पेयर आपके पास कितना है, 1 है। और जब जब 5 बॉन्ड पेयर होते हैं, 1 लोन पेयर होता है, तो आपके पास शेप कैसी बनती है, स्क्वायर पिरामिडल आपके पास बनती है। ठीक है, ये चार्ट सबको बड़े अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, जैसे हिंट के लिए बताती हूँ, अगर मेरे पास बॉन्ड पेयर, अगर मेरे पास 2 हैं, लोन पेयर अलग अलग होते हैं। 0 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, तो आप क्या बोलते हो, लेबल बोलते हो। ठीक है, मतलब 2 बॉन्ड पेयर अगर आपके पास हुए, 0 लोन पेयर हुए, तो ज्योमेट्री शेप होगी लीनियर। अगर 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर होगा तो बेंट होगी। 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर हुआ तो बेंट होगी। 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड लोन पेयर हुआ तो आपके पास फिर से क्या बनेगी, लीनियर बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास शेप्स हैं सारी की सारी, वो आपको ध्यान में रखनी है जो आपके सिलेबस में है। अब देखिए स्क्वायर पिरामिडल कैसे बनाएंगे, ब्रोमीन है, स्क्वायर बनाओ पहले। तो ये आपके पास स्क्वायर हो गया। ये आपने 4 फ्लोरीन लगा दिए, ये एक इस पिरामिड पे आपने एक फ्लोरीन लगा दिया। एक लोन पेयर है, यहाँ पर आपने लोन पेयर लगा दिया। तो ये जो आपके पास होता है, इसे हम बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, इसके बाद देखो वाटर के लिए एक बार इसको रब कर देते हैं। वाटर के लिए देखो बेटा, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, मतलब 2 बॉन्ड पेयर हो गए। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन के लिए क्या होता है, वापस से 6 आपके पास होते हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 6 में से 2 किया, अपोन में 2, कितना बनेगा 4/2, कितना बटेगा 2। मतलब यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर है, 2 आपके पास क्या है, लोन पेयर है। अभी भी मैंने आपको बताया था कि अगर 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर होते हैं तो शेप कैसी होती है, बैंड शेप होती है। तो यहाँ पर आप कैसे दिखाओगे, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, इधर 2 क्या दिखा दिया आपने, लोन पेयर दिखा दिया। तो ये आपके पास क्या होगी, शेप होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरह से करना था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी का और का पार्ट है, 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख, इसी का और पार्ट देखिए, और का फर्स्ट पार्ट हमारे पास, इसने बोला है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन द बेंजीन। देखो बेंजीन सबको बनानी आती है बेटा, ये बेंजीन होती है। ठीक है, अब ये बेंजीन है। अब मैंने हमेशा बताया है आपको क्लास के अंदर भी, या जिसे नहीं पता ध्यान में देना बेटा, कि अगर कार्बन आपके पास है, ठीक है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहीं पर भी देखने को मिलेगा, तो ये भी sp2 होता है, ये भी sp2 होता है। ठीक है, आपके पास अगर कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड आपके पास है तो वो हमेशा sp3 होगा। और कार्बन कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये भी sp होगा, ये भी sp होगा। तो देखो कार्बन आपके पास है डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये वाला भी sp2, ये वाला भी sp2 और ये वाला भी sp2। मतलब सारे कार्बन क्या होंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के होंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, sp2 आपके पास आ जाएगा। क्लियर है? आगे कहता है यूज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी टू एक्सप्लेन व्हाई द हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। आपको बताना है एमओटी थ्योरी के का यूज करके कि एच हीलियम का मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। अब बेटा देखो वापस से हीलियम है, ये वाला भी हीलियम है, बीच में मॉलिक्यूल क्या बनेगा, He2 बनेगा। अब देखो हीलियम का 1s2 होता है, इसका भी 1s2 है। इसका मतलब 1s ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन होता है तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं बॉन्डिंग में, 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, आपके पास एंटी बॉन्डिंग के अंदर आपको देखने को मिलते हैं।
और जब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो दो आपके पास किसमें है, दो आपके पास एंटी बॉन्डिंग में है और दो ही आपके पास बॉन्डिंग में है। तो जब आप यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो तो 1/2 2 - 2 आएगा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। और बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 है, इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल आपके पास होगा ही नहीं, कोई बॉन्ड ही नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब क्या है, हीलियम और हीलियम के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है तो सिंगल एटम, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, 2 होता है तो मतलब 2 बॉन्ड बन रहे हैं, 3 होता है तो मतलब 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 0 का मतलब क्या है, दोनों के बीच में बॉन्ड ही नहीं है। और अगर इसके बीच में बॉन्ड ही नहीं होगा तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना था, इसे एक्सप्लेन करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको रब कर देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का सी पार्ट आपके पास। ठीक है, क्या बोलता है, राइट द लिवाइस स्ट्रक्चर ऑफ द नाइट्राइट आयन। नाइट्रेट क्या होता है, NO3 नेगेटिव होता है, NO2 नेगेटिव को क्या बोलते हैं, नाइट्राइट बोलते हैं, NO2 नेगेटिव। ठीक है, लिवाइस स्ट्रक्चर बनाना है तो आप क्या करोगे, नाइट्रोजन का क्या होगा, नाइट्रोजन की देखो बेटा 3 वैलेंसी होती है। ठीक है, 3 बॉन्ड बनाता है, तो 2 अगर बनाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, सिंगल तीसरा बॉन्ड अगर बनाएगा तो ऑक्सीजन O2 नेगेटिव, दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके आप यहाँ पर इसको बना सकते हो। ठीक है, या तो आप ऐसे बनाओ या फिर आप क्या करोगे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इधर ऑक्सीजन, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ आप इलेक्ट्रॉन्स दिखा सकते हो, 2 4 5 6 7 8। इधर आपके पास अ, यहाँ पे 2 दिख जाएंगे, इधर ऑक्सीजन के पास कितना आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 इधर हो गए, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आपके पास हो गया। तो आप ये भी बना सकते हो और करके इसका उल्टा भी बना सकते हो, इधर ऑक्सीजन, इधर आपके पास सिंपल और ओवरऑल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जैसा भी आपको ठीक लगता है तीनों में से वो आप लिवाइस स्ट्रक्चर यहाँ पर बना सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। अब देखो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन आपके पास क्या होता है बेटा, कि एक ऐसी रिएक्शन जो जिसमें सेम एलिमेंट, ध्यान में रखना ये लिखना जरूरी है, सेम एलिमेंट। ठीक है, अगर कोई सेम एलिमेंट एक साथ पर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड दोनों साइमल्टेनियसली हो रखा होता है, ये वर्ड जरूरी है साइमल्टेनियसली लिखना। ठीक है, अगर कोई सेम एलिमेंट एक ही टाइम पर ऑक्सीडाइज हो रहा है और उसी के साथ रिड्यूस हो रहा है, तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो आप इसके डेफिनेशन में लिख सकते हो, ध्यान से सुनिएगा, अ रिएक्शन इन विच अ सेम एलिमेंट इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड एंड द रिड्यूस्ड। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। अगला देखिए, बैलेंस द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन इन द एसिडिक मीडियम। ये आपके पास एक रिएक्शन दी है, रिडॉक्स रिएक्शन है बेसिकली, एसिडिक मीडियम के अंदर है, तो आप इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। देखो एसिडिक मीडियम का मतलब क्या होता है, कि जो भी रिएक्शन है उसमें आपको H पॉजिटिव यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो अगर H पॉजिटिव मतलब इस रिएक्शन को जब लिखोगे MnO4 नेगेटिव प्लस में Fe2 पॉजिटिव प्लस में H पॉजिटिव, आपके पास इधर Mn2 पॉजिटिव है, इधर Fe3 पॉजिटिव है। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं। इधर आपके पास प्लस में, अब देखो प्लस में क्या आएगा, अब ये रिएक्शन ऐसा क्यों लिखा मैंने, इस बात को ध्यान से समझना बेटा। इधर देखो आपके पास Mn है, इधर भी Mn है, आपके पास आयरन है, आयरन है, लेकिन ऑक्सीजन कहीं पर नहीं लिखा हुआ, तो ऑक्सीजन को आपको बैलेंस करना है। अब एसिडिक मीडियम के अंदर रिएक्शन है तो आप यहाँ क्या दिखाओगे, प्रोटॉन दिखाओगे, और अगर यहाँ H और ऑक्सीजन आपके पास नहीं है तो साइड प्रोडक्ट में क्या होगा, वाटर आपका निकलेगा। अब आपको इसको बैलेंस करना है। ठीक है, आपके पास बैलेंस करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को 4 करने के लिए मल्टीप्लाई 4 करेंगे, जैसे ही 4 करेंगे हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए इस प्रोटॉन को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। अब देखो जब आपके पास ये कितना हो गया, इतना हो गया, आयरन है, आयरन आपके पास क्या हो जाएगा,
आयरन आपके पास क्या हो जाएगा ओवरऑल, ऐसे भी कर सकते हो। अदरवाइज जब हम स्टैंडर्ड में रिएक्शन लिखते हैं तो इस तरह से स्टैंडर्ड में रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप इसको ऐसे ना भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके पास क्या है बैलेंस रिएक्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके पास द फॉलोइंग क्वेश्चन आर द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, रीड द केस केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, आपको इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है और इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। तो पढ़ें एक बार। देखो 29th क्वेश्चन के अंदर क्या बोलता है, ionization enthalpy, a quantitative measure of the tendency of an element to lose the electron, is given by its ionization enthalpy. The first ionization enthalpy for the element X is the enthalpy change for the reaction depicted in the given reaction. मतलब ये आपको क्या दे दिया, फर्स्ट ionization enthalpy आपको दे रखी है। आगे देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोलता है, द आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सप्रेस इन द जूल किलो जूल पर मोल, इसने यूनिट दे दी किलो जूल पर मोल। एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम एंड हेंस आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा वैल्यू क्या बनती है, पॉजिटिव बनती है। आगे कहता है द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड पीरियड आर प्लॉटेड इन द फिगर 1 एंड द एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल आर द प्लॉटेड इन द फिगर 2। ठीक है, ये आपके पास दो फिगर आपको दे रखी हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर देखेंगे आपके पास क्या बोलता है। देखो पहला से क्वेश्चन पूछता है विच एलिमेंट इज मोर मेटेलिक, आपको बताना है लिथियम आपके पास ज्यादा मेटेलिक होता है, आपके पास पोटेशियम होता है, या फिर आपके पास सीजियम होता है। ठीक है, और क्यों होता है उसका रीजन भी आपको यहाँ पर देना है। अब देखो लिथियम पोटेशियम और सीजियम कहाँ पर दिया हुआ है, सेकंड फिगर के अंदर ध्यान से देखो बेटा। लिथियम क्या है, सबसे ऊपर है, फिर आपके पास क्या है पोटेशियम, पोटेशियम और फिर आपके पास सीजियम। तीनों की आयनाइजेशन एंथैल्पी को देखेंगे, आपके पास लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी है 620, ठीक है, पोटेशियम की है 419 और सीजियम की है 374। ठीक है, अब देखो ज्यादा मेटेलिक कौन है वो आपको बताना है। अब देखो मेटेलिटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो आपके पास आयनाइजेशन मेटेलिक करेक्टर जो होता है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी मतलब वो उतना ही अच्छा मेटल आपके पास होगा। तो आपको यहाँ देखना है कि जो सीजियम है, सीजियम का क्या है आपके पास मेटेलिक जो प्रॉपर्टी है वो अच्छी रहेगी क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है। तो आपको यही बताना था। तो फर्स्ट का जो सही आंसर हो जाएगा वो सीजियम हो जाएगा एंड इट इज ड्यू टू इट्स लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, सेकंड बोलता है विच हैज द लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, सोडियम आपके पास इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी या फिर आपके पास सोडियम पॉजिटिव के लिए होगी। ये आपको बताना है कि दोनों में से किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। अब देखो बेटा हमेशा किसकी रहेगी, सोडियम की रहेगी। ठीक है, क्योंकि सोडियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो हमारे पास होता है वो सोडियम पॉजिटिव के कंपैरेटिवली क्या होता है, कम होता है। तो जब भी आपको कैटायन के साथ अगर सिंपल एटम का दिया जाता है तो हमेशा जो नॉर्मल एटम आपके पास होता है, ठीक है, इसकी आपके पास आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो हमेशा क्या बनेगी, कम बनेगी। रीजन में लिख सकते हो बिकॉज इट्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज लेस देन सोडियम पॉजिटिव। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या बोलता है, एक्सप्लेन वाई बेरिलियम हैज द हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी आपके पास बोरोन से, वो क्यों होती है वो आपको बताना है। देखो बेटा आपके पास क्या है, एक बेरिलियम है, बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा आपके पास है। अगर आप प्लॉट को देखोगे, इधर आपके पास बेरिलियम है, बेरिलियम की कितनी है 899 है और बोरोन की कितनी है 801 है। तो ऑब्वियस सी बात है बेरिलियम की ज्यादा है, बोरोन की कम है। ठीक है, आपको इसी का रीजन आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि जो बेरिलियम आपके पास है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं 1s2 2s2 होता है। बोरोन के अंदर क्या होता है 1s2 2s2 2p1 आपको देखने को मिलता है।
ठीक है? अब देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम के अंदर, एस के अंदर है, यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी के अंदर है। अगर एस के अंदर है तो इसका मतलब एस आपको पता भी है, एस की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो पी के कंपैरिजन में क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है? तो यहाँ पर इसका पेनिट्रेशन पावर आपके पास क्या है, बहुत ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा है और ऊपर से 2s2 क्या है, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है, तो ये न्यूक्लियस के क्या है, बिल्कुल पास में होगी। ठीक है? फुली फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा। तो अगर बहुत मुश्किल होगा तो उसके लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है? एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, इसीलिए आपके पास आयनाइज़ेशन एनर्जी है वो बेरिलियम की ज़्यादा होती है बोरोन के कंपैरिजन में, यही आपको लिखना है। आप आंसर 2 वे से किसी भी तरह से लिख सकते हो, पेनिट्रेशन पावर को दिखा के आप दिखा सकते हो कि एस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा टाइटली बाउंड होता है। या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके पास ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि वो फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है? तो इसीलिए ज़्यादा स्टेबल होगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि उसके लिए एनर्जी आपको ज़्यादा देनी पड़ती है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, ये बोलता है ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो नाइट्रोजन से कम होती है। ध्यान से देखना, ऑक्सीजन की कम है। अब देखो ऑक्सीजन का क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p 4 आपके पास है। नाइट्रोजन की 1s2 2s2 2p3 है। अब देखो p के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बेटा आते हैं, लेकिन 6 का आधा आपके पास है। और आपने पढ़ा है कि अगर किसी की हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास होती है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन होती है, या फिर अगर किसी की फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो हमेशा क्या होती है, एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। और जो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल आपके पास हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होने का मतलब क्या है कि आपको वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है? तो इसका मतलब नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, या फिर आप बोल सकते हो कि ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी है नाइट्रोजन से कम होती है। ये रीज़न आपको यहाँ पर देना था। ठीक है? इस तरह का रीज़निंग क्वेश्चन आपको पेपर में दिखाई देता है। आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर कौन-सा था ये वाला? ये था क्वेश्चन नंबर 29th। अब क्वेश्चन नंबर 29th का सी पार्ट भी है भई। इसने बोला है फ्रॉम द अबव ग्राफ व्हिच एलिमेंट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव? कौन-सा एलिमेंट है जो ज़्यादा रिएक्टिव आपके पास होता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। देखो, ज़्यादा रिएक्टिव क्या होगा? एक बार पहले ग्राफ को देखते हैं फटाफट से। देखो, अगर आपके पास ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर चाहे आप दोनों ग्राफ को कंपैरिज़न कर लीजिए, ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होगी, क्योंकि उसको थोड़ी-सी एनर्जी मिलेगी, फटाफट से रिएक्ट करना शुरू कर देगा। तो अगर पूरे ग्राफ में देखोगे, तो आपके पास सीज़ियम ऐसा है जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम है, तो इसका मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? सीज़ियम आपके पास होगा। ठीक है? इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है, आपके पास व्हिच एलिमेंट कैन फॉर्म अ स्टेबल बाइनरी हैलाइड ऑफ द फॉर्मूला mx2? mx2 कौन करेगा? वो आपके पास बेटा हमेशा बेरिलियम करेगा, क्योंकि वो BeCl2 आपके पास है, वो बहुत इजीली फॉर्म कर लेता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें भी आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसके बेस पर आपको आंसर बताना है। अब देखिए क्वेश्चन, पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा। द एक्जिस्टेंस ऑफ अ 100% ionic or covalent bond represent an ideal solution. In reality, no bond or compound is either completed covalent or the ionic. When covalent bond is formed between two similar atoms, the shear pair of electron is equally attracted by the two atoms. As a result, electron pair is situated exactly between the two identical nuclei. The bond so formed is called as the non-polar covalent bond. Contrary to this, in case of heteronuclear molecular, the shared pair electrons between the two atoms gets displaced more towards the most electronegative atom. The resultant covalent bond is the polar covalent bond. As a result of polarization, the molecule possesses the dipole moment. Mathematically, it is expressed, dipole moment क्या होता है? Charge into
डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होता है। देखो आंसर है, ड्रॉ द शेप ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल शोइंग द बॉन्ड डाइपोल्स ऑन इट। आपको क्या करना है, वाटर की शेप बतानी है। देखो आज ही हमने करी है, ये वाटर की शेप होती है, दो आपके पास लोन पेयर है। आपको क्या करना है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, आपको बताना है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, आपके पास O2 है, H2 है, ये सारे बेटा क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अगले क्वेश्चन में पूछता है विच इज द मोर पोलर। अब CO2 ज्यादा पोलर है या HF है, सबको पता है HF क्या है, ज्यादा पोलर है। क्यों है, क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, प्रोटॉन पे क्या होगा, कम होगा। तो आपके पास क्या रहेगा, पोलैरिटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है, इसीलिए क्या होगा, ज्यादा पोलर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछता है गिव रीजन, आपके पास अमोनिया मॉलिक्यूल हैज द मोर डाइपोल मोमेंट देन द NF3 दो NF बॉन्ड इज मोर पोलर देन द NH बॉन्ड। देखो बेटा, आपके पास अमोनिया है, अमोनिया में क्या है, 3H है। अगर यहाँ पर H को रिप्लेस करके फ्लोरीन लगा दिया, ठीक है, तो इसने बोला है कि अमोनिया का डाइपोल मोमेंट है वो आपके पास ज्यादा होता है। इसका रीजन बेसिकली आपको बताना है। ठीक है, नॉर्मली अगर हम देखें NH बॉन्ड क्या है, कम पोलर होता है, NF बॉन्ड है वो आपके पास ज्यादा पोलर होता है। उसके बावजूद भी आपके पास जो डाइपोल मोमेंट है वो ओवरऑल अमोनिया का ज्यादा होता है, NF3 का कम होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे कि नाइट्रोजन के अंदर जो NH बॉन्ड है तीनों के तीनों, तो यहाँ पे देखो तीनों में क्या रहेगा, सेम डायरेक्शन के अंदर आपके पास रहता है, डाइपोल मोमेंट है वो सेम डायरेक्शन के अंदर रहता है। जबकि NF3 के अंदर अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट है वो आपके पास क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर ओवरऑल आपके पास होता है। ठीक है, डिफरेंट में आपके पास रहता है, यहाँ पे क्या है, सबका सेम डायरेक्शन के अंदर है। तो अगर डिफरेंट और सेम का फर्क कैसे पड़ता है उसको ध्यान से समझना। ठीक है, अब अगर NF3 के अंदर डिफरेंट में अगर आपके पास रहेगा तो ओवरऑल जो आप रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की बात करोगे तो NF3 के अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो, अगर मेरे पास एक डाइपोल मोमेंट, अगर ओवरऑल मैं बात करूंगी, डाइपोल मोमेंट इधर आपके पास है, एक का डाइपोल मोमेंट इतना है, अगर अपोजिट में है तो ये कुछ आपस में इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ पर ओवरऑल क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका यहाँ पर है, ये भी इसी डायरेक्शन में है, तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। तो NH3 के अंदर डाइपोल मोमेंट है वो सेम डायरेक्शन में होता है, यहाँ पर अपोजिट में होने की वजह से कुछ इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है। तो ओवरऑल जब हम डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो वो अमोनिया में क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, आप आंसर को लिख सकते हैं, इन अमोनिया द डाइपोल मोमेंट ऑफ द 3NH बॉन्ड आर इन द सेम डायरेक्शन टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके पास लोन पेयर है, तीनों का सेम डायरेक्शन में रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, अपोजिट में रहता है। ठीक है, अब देखो, आप बना भी सकते हो, अगर आप चाहो तो आप डाइपोल मोमेंट को शो भी कर सकते हो। कैसे शो करोगे, एक बार वो अलग से समझ लो। ये नाइट्रोजन है, ये आपके पास एक लोन पेयर है, इधर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। अब देखो, आपके पास नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डाइपोल मोमेंट ऐसे काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे काम करेगा, यहाँ पर भी ऐसे काम करेगा। अब नाइट्रोजन इधर लोन पेयर है, ये भी ऐसे काम करेगा। अब देखो, अगर मैंने नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, आपके पास इधर फ्लोरीन और इधर आपने लोन पेयर निकाला, तो आपके पास लोन पेयर वाला ऐसे काम करेगा, फ्लोरीन वाला, क्योंकि नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है। ठीक है, इसका नीचे जाएगा, इसका नीचे जाएगा। तो अगर मैंने इन तीनों का ओवरऑल देखा तो ऐसे नीचे काम कर रहा है। ठीक है, एक नीचे और एक ऊपर, तो क्या हुआ, अपोजिट साइड में हुआ। यहाँ पर क्या है, तीनों का ओवरऑल रिजल्टेंट क्या आएगा, ऊपर आएगा, और ये वाला भी ऊपर काम कर रहा है, तो ये ओवरऑल डाइपोल मोमेंट को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो डाइपोल मोमेंट अमोनिया का ज्यादा होता है। क्लियर है। अ, अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास। अगला क्वेश्चन है BF3 मॉलिक्यूल हैज द जीरो डाइपोल मोमेंट दो BF बॉन्ड आर पोलर। अब देखो, ये बोलता है BF3 का ओवरऑल डाइपोल मोमेंट है वो जीरो होता है।
ठीक है। अब जीरो होता है वो क्यों होता है आपको बताना है। देखो सबसे पहले BF3 की आप स्ट्रक्चर को बनाओ। अब बोरोन के अंदर देखो आपके पास कितना होता है, 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर, आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3, बॉन्ड पेयर भी 3, तो ओवरऑल लोन पेयर कितना बन गया, 0 बन गया। अब 3 बॉन्ड पेयर आपके पास बेटा 0 लोन पेयर, तो क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। तो ये आपके पास क्या बनेगा, फ्लोरीन का आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा। अब स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना, आंसर स्ट्रक्चर में ही छुपा है आपके पास, ठीक है। पूरा रब हो गया क्या, एक बार इसको रब कर देते हैं, अब ध्यान से समझना, ठीक है। ये आपके पास है, ध्यान से देखना बेटा। इन दोनों फ्लोरीन का जो आपके पास है, इन दोनों फ्लोरीन का ओवरऑल रिजल्टेंट आपके पास डाइपोल मोमेंट यहां पर शो होगा। इधर वाला फ्लोरीन है, इसका यहाँ पर शो होगा। देखो फ्लोरीन है, बोरोन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एरो इधर, ये एरो इधर, दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अब बोरोन और फ्लोरीन इस वाले का कहाँ जाएगा, यहाँ। अब देखो जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर है, तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो हो जाएगा। मतलब म्यू की वैल्यू क्या बनेगी, जीरो बनेगी। तो यही आपको बताना था। मतलब आप यहाँ लिखोगे इन BF3 BF bond are at angle of 120 degree to one each other. The three bond moments give the net sum of the zero. आप ऐसे करके आप यहाँ लिख सकते हो, वरना आप शो भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 सेक्शन ई की तरफ, ठीक है। अब